चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी महान सभ्यता की जो मिस्र के पिरामिडों और मेसोपोटामिया के साम्राज्यों के साथ खड़ी थी, पर आज उसके राजाओं और महलों का कोई नामो निशान नहीं है। ये है सिंधु घाटी की खोई हुई दुनिया, और आज हम इसके सबसे बड़े राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 4,500 साल पहले। ये कोई मामूली शहर नहीं थे। सोचिए, ये अपने जमाने के न्यूयॉर्क या टोक्यो थे। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे महानगरों में हजारों लोग रहते थे, जो उस युग के लिए एक अविश्वसनीय बात थी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। देखिए, मिस्र में हमें विशाल पिरामिड मिलते हैं, मेसोपोटामिया में राजाओं के आलीशान मकबरे मिलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। राजशाही का कोई नामो निशान तक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी विशाल सभ्यता को चला कौन रहा था? तो चलिए एक जासूस की तरह इसके पहले सुराग को देखते हैं। क्या ये वाकई एक ऐसी सभ्यता थी जहां कोई राजा ही नहीं था? आइए देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है जो कुछ सालों में खत्म हो गई हो। ये सभ्यता 1000 साल से भी ज्यादा समय तक फली फूली। ये छोटे छोटे गांवों से शुरू हुई, फिर बड़े बड़े शहरों के साथ अपने सुनहरे दौर में पहुंची और आखिर में बड़े ही रहस्यमयी तरीके से बिखर गई। और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, बड़े बड़े महल या मंदिर क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं किसी एक राजा की ताकत, पर यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब शायद ये है कि यहां शक्ति किसी एक इंसान के हाथ में नहीं थी, बल्कि कई लोगों में बटी हुई थी। और यहीं पर आके सब उलझ जाता है। एक तरफ तो हर शहर का नक्शा, ईंटों का आकार, सब कुछ एक जैसा है। ऐसा लगता है कि कोई एक सेंट्रल पावर थी जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ राजा का कोई सबूत ही नहीं है। इससे लगता है कि शायद हर शहर अपने फैसले खुद लेता था। है ना एक बड़ी पहेली? चलिए अब दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं जो हमें इन शहरों की बनावट में मिलता है। इनके शहर इतने एडवांस थे कि आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। आइए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, सिंधु घाटी के शहर किसी अजूबे से कम नहीं थे। सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। हर घर एक ही आकार की पक्की ईंटों से बना था। लेकिन सबसे कमाल की बात थी उनका पब्लिक हेल्थ पर ध्यान, और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका ड्रेनेज सिस्टम। और उनका ड्रेनेज सिस्टम वो तो बस कमाल ही था। हर घर का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर शहर की मुख्य नाली में जाता था और फिर शहर से बाहर। ये उस जमाने में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई को लेकर उनकी अविश्वसनीय सोच को दिखाता है। अब एक है ऐसी बात जो सच में दिमाग घुमा देती है, वो है इनकी सटीकता। हर एक ईंट का अनुपात था 1:2:4। सोचकर देखिए, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे अलग अलग शहरों में हर ईंट बिल्कुल इसी माप की बनी थी। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं था, ये आर्किटेक्चर के जरिए अपनी एक पहचान बनाना था। अब जरा मोहनजोदाड़ो के इस विशाल स्नानागार को देखिए। ये किसी राजा के ऐशो आराम के लिए नहीं बना था। ये एक पब्लिक स्पेस था जो हमें बताता है कि उनका समाज किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को महत्व देता था। शायद यहां लोग धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इकट्ठा होते थे। तो शहर तो बड़े शानदार थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब उनके समाज के अंदर झांकते हैं और कुछ और सुराग ढूंढते हैं। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ आलीशान महलों और छोटी छोटी झोपड़ियों के बीच एक बड़ी खाई नहीं दिखती। ज्यादातर घर एक ही जैसे मटेरियल और डिजाइन के बने थे, जो इशारा करता है कि शायद ये समाज काफी बराबरी वाला था। ये लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि कमाल के व्यापारी भी थे। जरा सोचिए, उस जमाने में उनके पास आज की बिजनेस पार्टनरशिप जैसी एक व्यवस्था थी, जहां कई व्यापारी मिलकर पैसा लगाते थे और फिर मुनाफा आपस में बांट लेते थे। इसे संभूय समुत्थान कहा जाता था। वाकई एक बहुत ही एडवांस्ड आर्थिक सोच। और अब आते हैं सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे रहस्यमयी सुरागों पर। हजारों की तादाद में मिली छोटी छोटी पत्थर की मोहरें। ये सिर्फ कला के नमूने नहीं हैं, ये उनके विशाल व्यापार की दुनिया की चाबियां हैं। ये मोहरें बहुत ही कमाल की हैं। इन पर जानवरों की बहुत सुंदर आकृतियां हैं और साथ में एक लिपि, एक ऐसी लिखाई जिसे 4000 साल बाद भी कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐसा माना जाता है कि ये मोहरें व्यापार में सामान की पहचान के लिए या ये बताने के लिए इस्तेमाल होती थीं कि सामान किसका है, कुछ कुछ आज के बारकोड की तरह।
तो जाहिर है इतने बड़े व्यापार को संभालने के लिए कोई तो होगा, है ना? वो था कारवां का लीडर, जिसे सार्थवाह कहते थे। और ये सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, बल्कि आज के जमाने का एक सीईओ था, जो पैसा जुटाता था, लॉजिस्टिक्स मैनेज करता था और बिजनेस डील्स को फाइनल करता था। और हम किसी छोटे मोटे व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक असली इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। सिंधु घाटी से लाजवर्द जैसे कीमती पत्थर, सूती कपड़े और हाथी दांत जैसी चीजें मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक पहुंचती थीं। ये उनके जबरदस्त व्यापारिक कौशल को दिखाता है। तो जब हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बहुत ही कमाल की तस्वीर सामने आती है। एक बेहद उन्नत, मुनज्जम और शायद एक शांतिपूर्ण सभ्यता की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा रहस्य तो अब भी बाकी है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे पास उनके शहर हैं, उनकी मोहरें हैं, उनके बनाए हुए बर्तन हैं। मतलब हम ये तो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन्होंने ये सब कैसे किया। उनके समाज को चलाने वाले नियम कानून और संस्थाएं आज भी एक अनसुलझी पहेली हैं। और इन सभी रहस्यों की जड़ में एक ताला है, जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है, और वो है उनकी लिपि। वे हमारे सामने हैं पर खामोश हैं। जब तक हम उनकी भाषा को समझ नहीं लेते, उनके समाज के सबसे गहरे राज हमेशा के लिए दफन रहेंगे। तो सोचिए, उस अनसुलझी लिपि में और कौन-कौन से राज दबे होंगे? बिना राजाओं के उन्होंने इतने बड़े शहरों को कैसे चलाया? ये एक ऐसी कहानी है जिसके कई अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं।